So starting with translation, which is the first type of transformation, we first need to understand कि translation होती क्या है और इसमें जो हमारी logics हैं वो क्या रहेंगी. So actually what we are going to do over here is कि हम translation को एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे समझेंगे जिसमें हमारा ना तो शेप चेंज होता है ना ही हमारे ऑब्जेक्ट या शेप का साइज चेंज होता है. सो द साइज एंड द शेप वुड रिमेन एज इट इज. और एक और पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि ट्रांसलेशन बनाते हुए आपने ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं करनी. लाइक इफ आई एम हैविंग अ ट्रायंगल लाइक दिस, तो उसको मैंने ऐसे नहीं करना है. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन. अगर वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है लाइक दिस, तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो एंड तक उसको हॉरिजॉन्टल ही दिखाएगा. सो द ओनली थिंग दैट कुड हैपन ओवर हियर इन ट्रांसलेशन इज कि आपका ट्रायंगल मूव कर सकता है अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पे. लाइक वी हैड this triangle, it could move, let's say over here, it could move over the top, it could move to the left even. तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी जा सकता है, लेकिन ना तो ये अपना साइज चेंज करेगा, ना ही अपना शेप चेंज करेगा, और ना ही अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगा. नाउ स्टार्टिंग अप विद ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन में हमारे पास एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, वो ये होता है कि ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमारे पास ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स गिवन हो तो उसको यूज कैसे करेंगे. सो ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स इज द बैकबोन ऑफ ट्रांसलेशन. Now translation column matrix is figured out by image point minus the object point. Now if you see over here, तो हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ था. I have moved it to the right and towards the top. अब इसमें कितना मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स से फिगर आउट होता है. लेट्स सी कि हम ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स अगर पॉइंट्स की फॉर्म में फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे. सो वी आर हैविंग अ ट्रायंगल right over here. And all our values or all our coordinates are plotted. अब हमें ये कहा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट ने, इस ट्रायंगल ने मूव किया है एंड इट मूव टूवर्ड्स समवेयर हियर. तो कुछ इस पोजीशन पर हमारा ट्रायंगल पहुंच चुका है. नाउ दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट and this is our image. Now what we are going to do over here is we are going to try and find translation column matrix. अब find कैसे किया जाएगा? What we just need to do is we need to pick up one point from the object and the same corresponding point from the image. जैसे मैं ये point pick कर रहा हूँ from the object, इसका corresponding point मैंने image में से pick करना है, which would be right over here. जब मैं ये दोनों पॉइंट्स पे कर लूंगा तो अब मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 6 and 2. So it's 6 2 for the object and for the image it's 10 and 4. Now what you need to do over here is you need to put up the object and image points in the form of a vector. जैसे हम वेक्टर्स लिखते थे बिल्कुल वैसे ही आपने ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है. So the image point is 10 4 and the object point is 6 2. आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, since you need to always subtract them for translation column matrix. जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे you'll end up getting your final answer, which is 4 and 2.
and that is your translation column matrix. तो इस तरीके से आप अपना ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, और वो ये है कि अगर मुझे ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स दे दिया जाए, लेट्स से दे हैव सेड कि हमारे पास ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है 8 - 3. नाउ आई नीड टू फाइंड द इमेज फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट. Like the object and the image are to be dealt with. ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स मुझे गिवन है, साथ में इन्होंने ऑब्जेक्ट भी मुझे दे दिया है, which is right over here. The coordinates are plotted as well. Now we already had translation column matrix which is 8 - 3. ऑब्जेक्ट पॉइंट भी गिवन है, तो इमेज हम बना सकते हैं बहुत फीजिबली. इमेज बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप एक एक पॉइंट फिगर आउट करें इमेज का और फिर इमेज ड्रॉ करें, या फिर आप डायरेक्टली इमेज को ड्रॉ कर लें. मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूँ और देखते हैं कौन सा आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है. जो भी आपको कन्वीनियंट लगे फिर आपने वही कॉन्सेप्ट, वही मेथड यूज कर लेना है. So translation column matrix was actually the image point minus object point. So if let's say I want to find the image for this point, इस point का मैं image find करना चाह रहा हूँ. So what I would do is I would put up the translation column matrix as 8 - 3. Image point is unknown, while the object point is 2 and 4. Now since this is being subtracted over here, हम इसको लेकर जाएंगे left पे, and it would become 8 - 3 plus 2 4, and that would give you 10 and positive 1. तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट है वो मिल चुका है, which is present at 8 1. आपने तीनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग ही वर्किंग करनी होगी, and you would have your final image. ये एक मेथड है. दूसरा मेथड क्या है उसको जरा देख लेते हैं, एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू यूज द सेकंड मेथड, क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ा इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है. So what we are going to do over here is we are going to check onto the translation column matrix. तो translation column matrix है 8 - 3. 8 - 3 का मतलब ये है कि it is moving 8 points in x and -3 points in y. पॉजिटिव 8 का मतलब है ये राइट साइड पे जा रहा है एक्स एक्सिस में, और -3 इन y का मतलब है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है 3 पॉइंट्स. So what we are going to do is we are going to pick this point up. इसको हमने 8 पॉइंट्स आगे मूव करवाना है, and if you see it is already given as 8 and -3. ये आपको ऑलरेडी गिवन है, एग्जामिनर आपको दे देंगे ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स. तो किसी केस में आपको फाइंड करना होता है ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स और किसी पॉइंट में आपको गिवन होगा. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. तो अब हम जा रहे हैं ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स को और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इमेज बनाने की तरफ. नाउ इफ यू सी वी हैव ईच बॉक्स इक्विवेलेंट टू 2 पॉइंट्स. हर बॉक्स 2 पॉइंट के बराबर है, तो मैंने क्योंकि 8 पॉइंट्स मूव करना है एक्स एक्सिस में, सो आई वुड एक्चुअली बी मूविंग 4 पॉइंट्स टू द राइट. हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और अब ये 3 पॉइंट्स नीचे की तरफ कह रहे हैं हमें, सो वी आर गोइंग टू मूव 3 बॉक्सेस डाउनवर्ड्स, बिकॉज इफ यू सी y एक्सिस में हमारे पास हर बॉक्स एक वैल्यू के इक्विवेलेंट है. सो वी हैव मूव्ड एंड वी हैव रीच्ड ओवर हियर फॉर दिस पॉइंट. अब यही काम मैंने बाकी पॉइंट्स के लिए भी करना है. सो दिस वन इज राइट ओवर हियर,
again with the same movement of 8 and -3. So it would be 4 boxes on x-axis towards the right side, and then 3 boxes in y-axis towards the bottom. तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे. Now, if you see, we have the second point as well. तो अब third point के लिए भी कर लेते हैं यही बैठे. Again, it's 8 and -3. तो अगर आप 2 पर स्टैंड कर रहे हैं तो आपने 4 बॉक्सेस मूव करना है and you would reach 10 by a movement of 8. 2 पर आप स्टैंड कर रहे थे, you have moved 8 points, so you would end up at 10. Now, carrying this forward, so we have -3. I would move 3 points towards the bottom. हम कुछ इस लोकेशन पे पहुंच गए, right over here. So I have all 3 of my points present. I would just complete my figure like this, और ये मेरे पास triangle का translation हो चुका है. And this would be my final image. तो ये मेरे पास image draw हो गया. I hope this is perfectly clear. इसको एक बार और try करते हैं किसी और केस में, और फिर आगे चलेंगे हम next concept की तरफ. So I am having an object over here, and the examiner is saying that translation column matrix is 4 and -5. Now this time इन्होंने जो हमें markings दी हैं, they are of a single unit. तो हमें बॉक्स की टेंशन नहीं होगी कि कितने बॉक्सेस जंप करना है. जैसे प्रीवियस केस में आपके पास 8 पॉइंट से लेकिन आप 4 बॉक्सेस जंप कर रहे थे बिकॉज ऑफ द स्केल. यहाँ पर स्केल नॉर्मली एक एक पॉइंट के ऊपर गिवन है, so we don't have to worry about the movement. Over here on the y-axis, it's again 1 point for each box. Now what we are asked is that we have the translation column matrix as 4 and -5. Object हमें given है, image हमें draw करना है. So if like I'm trying to move from this point, तो मुझे मूव करना होगा 4 पॉइंट्स x में और 5 पॉइंट्स y में. लेकिन हम क्योंकि पॉजिटिव x के साथ डील कर रहे हैं, so we would be moving towards the right side, and since we are dealing with negative y, which is -5, we would be moving downwards. तो कुछ इस तरीके से हमारी मूवमेंट रहेगी. Now what we are going to do is we are going to count the points. 4 पॉइंट्स आगे जाना था मैंने, I would come down here, और फिर 5 पॉइंट्स नीचे. So that would be my final position right over here. Then for this point, you are again going to move 4 points in x and 5 points in y towards the bottom, right over here. Then finally we have this point over here. इस पे भी हमारी मूवमेंट 4 पॉइंट्स x में और 5 पॉइंट्स y में होनी चाहिए. x में हम राइट पे जा रहे हैं बिकॉज x इज पॉजिटिव, जबकि y में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम सिंस y इज -5. नाउ विद दैट बीइंग सेड, हमारे पास ट्रायंगल हो गया है कंप्लीट, and this would be our final image for this particular translation. I hope this is perfectly clear. अब अगर मुझे इमेज से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना होता फिर क्या करते हैं हम? लाइक इन केस अगर मुझे ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स गिवन है और मुझे इमेज गिवन है एंड आई नीड टू फिगर आउट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स के जो वैल्यूज हैं उनके साइंस ऑपोजिट कर देंगे. सो वी वुड मेक इट एज -4 एंड +5. सबसे पहले साइन ऑपोजिट करें और फिर उसके बाद जो भी स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं वो आप लोगों को
पहले से आते हैं, लाइक इट्स -4 इन एक्स एक्सिस, तो आप में से कोई बता सकता है विल वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड और लेफ्ट साइड? -4 मूव करना है हमें एक्स में, तो हम राइट पे मूव करेंगे या लेफ्ट पे? लेफ्ट साइड, वेरी गुड। एंड वी आर हैविंग +5 ओवर हियर, तो +5 y के लिए है, तो हमने टॉप पे मूव करना है या बॉटम पे? वेरी गुड, तो हम टॉप पर और लेफ्ट पर मूव करेंगे। लेट्स पिक अप दिस पॉइंट, आई नीड टू मूव 4 पॉइंट्स टू द लेफ्ट, तो यहाँ पर हमारा 4th पॉइंट आ गया। फिर मैंने जाना है 5 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, एंडिंग अप ओवर हियर। Then for this point, we are again going to move 4 points to the left and 5 points to the top. तो यहाँ पे पहुंचेंगे। Now finally, for this point, we are again going to go 4 points to the left and then 5 points to the top. और इस तरीके से हमारा फाइनल पॉइंट आ जाएगा right over here, and that is going to be my image. I hope this is perfectly clear. अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स के जो वैल्यूज हैं उनको फ्लिप करना होगा, और अगर आपने इमेज बनाना है तो आप राइट अवे गिवन ट्रांसलेशन कॉलम मैट्रिक्स को ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन हो गया है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स पर, और वो है इनलार्जमेंट। नाउ स्टार्टिंग अप विद एनलार्जमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये कि हमेशा की तरह एग्जामिनर भाई ने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया है, और ये इनलार्जमेंट एक्चुअली सिर्फ इनलार्जमेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। हमने दोनों केसेस सीखने होंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट को इनलार्ज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। वील गो थ्रू बोथ ऑफ देम। Yes, Mena, once you are done with all 3 points for the object और for the image, जैसे आपने अपने points complete कर लिए जब, तो आपने इनको फिर triangle से connect करना होगा, whether be it object और image। जब आपके points draw हो जाएंगे तो आपने फिर लाजमी triangle को complete करके उन्हें final figure show करवानी है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू enlargement, तो enlargement में हमारे पास दो चीजें हैं समझने वाली। वो दो चीजें क्या हैं? द फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ enlargement, द फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ enlargement, and the second one is the scale factor. enlargement का मैट्रिक्स हमारे पास होता है K0 0K, जिसमें K एक्चुअली आपका enlargement फैक्टर या स्केल फैक्टर होता है। लेट्स से अगर वो मुझे कहते हैं कि आई हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, I have an object over here and I need to create an enlarged image by a scale factor of 2 with center at 0,0। तो अब इन्होंने कुछ इस तरीके से मुझे क्वेश्चन दिया है, और ये मुझे कह रहे हैं कि आपको जो एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आपने एक enlarged इमेज बनानी है, और उस इमेज की खास बात ये होगी कि उसको बनाते हुए हमारा स्केल फैक्टर रहेगा 0,2 और सेंटर रहेगा 0,0। Now you need to keep all of this in your mind
अब हम जा रहे हैं जरा इनलार्जमेंट की तरफ। इनलार्जमेंट बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके सिखाऊंगा आपको। पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाला मेथड सिखाऊंगा और फिर इजियर मेथड सिखाऊंगा, ताकि दोनों का आइडिया हो जाए आप लोगों को। नाउ व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर इज वी हैव द ऑब्जेक्ट, we have the plottings given, so it's 1 2 3, then we have 4 5 6 7 and 8, 9, और यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 and 5. Now the examiner is saying कि आपने enlargement factor यूज करना है 0 2 और सेंटर यूज करना है 0 0. अब सेंटर मार्क करेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे. सो वी हैव द सेंटर राइट ओवर हियर. 0 0 मेरा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है. अब मैं आपको पहला मेथड सिखाता हूँ इनलार्जमेंट बनाने का. पहला मेथड क्या है कि आपने अपने मैट्रिक्स ऑफ इनलार्जमेंट को पिक करना है, विच इज K0 0 K. उसमें जहां जहां आपको K नजर आ रहा है वहां पर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. तो K मेरे पास है 2, so I would substitute 2 in place. So the matrix would look something like this. जब ये आपने काम कंप्लीट कर लिया अपना, तो इसके बाद आपने पॉइंट्स पिक करने अपने ऑब्जेक्ट पे से. So the object points are 1 1 1 2 and 3 1. आपने इन तीनों पॉइंट्स को पिक करके एक सिंगल मैट्रिक्स में बंद करना है. So it would be 1 1 1 2 and 3 1. So if you see, we have this point right over here, we have this point right over here, and this point right over here. Now it is not any hard and fast rule कि आपने सबसे पहले बॉटम पॉइंट को ही रखना है या सबसे आखिर में कॉर्नर पॉइंट को रखना है. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. आप इन तीनों पोजीशंस पर कोई भी पॉइंट्स रैंडमली पुट इन कर सकते हैं. बस तरीका आपने याद रखना है. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैट्रिक्स पुट इन करना है विद इट्स वैल्यूज. सो इट वाज K0 0 K. K हमारे पास 2 था, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू एज 2 इन प्लेस ऑफ K. इसके बाद मैंने अपने जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको मार्क करना है. आई वुड मार्क माय कोऑर्डिनेट्स. जब मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लूंगा तो उसके बाद मैंने अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को उठाना है और एक सिंगल मैट्रिक्स में पुट इन करना है. सो आई एम पुटिंग 1 and 2 right over here. Then I am using 1 1 and putting them right over here. And finally I have 3 1, so I'll put 3 1 right over here. इस तरीके से मैंने पॉइंट्स को पुट इन करना है. जब ये पुट कर दूंगा तो अब मैंने इनको करवाना है. ओके, कोऑर्डिनेट्स तो आप यहाँ से निकाल सकते हो. लाइक यू हैव 1 1, देन यू हैव 3 and 2. जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स पिक करने का मेथड है वही यूज कर रहे हैं हम. इट्स नथिंग न्यू और नथिंग डिफरेंट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं पॉइंट्स पिक करना, और साथ में ग्राफ भी आप पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में. वही लॉजिक यहाँ पर यूज हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि मैंने अपने पॉइंट्स निकाल लिए. तो अब मैं करने लगा हूँ इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई. जब मैं इनको करूंगा मल्टीप्लाई तो मेरे पास कुछ आंसर निकल कर आएगा. सो लेट्स जस्ट डू दिस क्विकली. एक रिव्यू भी दे देता हूँ थोड़ा सा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते थे. सबसे पहले हम लिखेंगे अपने ऑर्डर्स. सो वी हैव 2 by 3 ओवर हियर एंड 2 by 2 ओवर हियर. अब इस प्लेसमेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फिलहाल नहीं हो सकती. तो मैं क्या करूंगा, आई वुड इंटरचेंज देयर पोजीशंस. छोटे मैट्रिक्स को पहले लिखकर देखते हैं और फिर बड़े मैट्रिक्स को बाद में लिखकर देखते हैं. सो वी हैव 2 by 2 ओवर हियर एंड 2 by 3 ओवर हियर. अब बीच में नंबर सेम है
तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now what we are going to do is we are going to count the columns over here. तो मेरे पास कितने कॉलम है राइट वाले मैट्रिक्स में? 3 कॉलम्स हैं. So what I am going to do is I am going to copy this one thrice. So it's 2 0 0 2, then 2 0 0 2, and then 2 0 0 2. After that मैंने यहाँ पर एक बार कॉपी किया था. This was my second time and this was my third time copying it. Afterwards I am having the first number as 1. I'll multiply it over here. बीच में प्लस लगाना नहीं भूलिएगा. दूसरा नंबर आपके पास है 2, तो आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना है. Then you have the third number as 1, तो आपने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करवाना है. बीच में लगाएंगे प्लस, फिर आपके पास नंबर आ जाता है 1 अगेन, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, फिर साथ में मेरे पास आ जाता है 3, so I'll multiply with 3 over here. बीच में प्लस लगाना नहीं भूलिएगा. और आखिरी पॉइंट मेरे पास आ जाता है 1, so I'll mark 1 over here. Now what I'm going to do is I'm just going to simplify this and it would become 2 plus 0, 0 plus 4, then 2 plus 0, 0 plus 2, then 6 plus 0 and 0 plus 2. Finally I'll be reduced to 2 4, 2 2, 6 2. And once I've got these points, मैंने क्या करना है, इन सारे points को उठाना है and I would put them into the graph. So the first one is 2 4. So 2 4 would be right over here. Then we have 2 2. तो 2 2 को मैंने यहाँ पर लेकर आना है and it would come down over here. साथ में आखिरी पॉइंट मेरे पास है 6 2. So I would come back to the graph and mark 6 2 right over here. तो ये मेरे पास फिगर हो गई है कंप्लीट. लेकिन ये जो मेथड मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ. अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दिस मेथड. नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस मेथड इज कि यहाँ पर चांसेस ऑफ एरर रिलेटिवली कम होते हैं अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक है. लेकिन अगेन द थिंग इज कि टाइम बहुत शॉर्ट है और हम लोग जो है वो वैसे ही बहुत ही कम मेहनत करने वाले लोग हैं. मेहनत तो होती नहीं है हमसे, तो इतना बड़ा मेथड यूज करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम इसका ऑल्टरनेट देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे दैट वेदर वी आर गुड टू डू आवर वर्किंग विद दैट ऑल्टरनेटिव मेथड और नॉट. अगर वो समझ आ जाता है तो इसको भूल जाएंगे, वरना फिर इस मेथड को यूज करके इमेज बना सकते हैं. तो अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड एंड मोर इजियर मेथड की तरफ. वो मेथड क्या है? मेथड ये है कि आपने एक स्केल लेना है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मार्क्ड है पहले से, उसको मार्क करना है आपने लाजमी, अगर मार्क नहीं है. उसके बाद आपने अलाइन करना है अपने स्केल को कुछ इस तरीके से कि आपका सेंटर और आपका पॉइंट अलाइन हो जाए. नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज फॉर दिस पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट की इमेज मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउ व्हाट आई एम हैविंग एज द स्केल फैक्टर इज 2. तो मेरे पास स्केल फैक्टर 2 ऑलरेडी गिवन है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस डिस्टेंस व्हिच इज 1.5. तो मैंने क्या करना है, मैंने इस डिस्टेंस को डबल कर देना है. सो फ्रॉम द सेंटर until this very point the distance is 1.5. I'm going to double it क्योंकि मेरा स्केल फैक्टर 2 है. अगर स्केल फैक्टर 3 होता तो हम ट्रिपल कर देते. So I'm going to double this and it would become 3. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी डायरेक्शन में 3 तक चला जाऊँगा and I would end up somewhere here. Now after that मैंने ये लाइन रिमूव कर देनी है. देन आई विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पॉइंट्स. सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू अगेन अलाइन माय ऑब्जेक्ट पॉइंट विद माय सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. डिस्टेंस चेक करेंगे, 3.7 आ रहा है ऑलमोस्ट. अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, दैट वुड बी अराउंड 7 पॉइंट समथिंग. आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास स्केल में रीडिंग्स होंगी. लेट्स से
3.5 या 3.6 आ रहा है, आप बस डबल करते हैं उसको। तो यहाँ से मैंने उसको जब डबल किया है, आई एंडेड अप राइट ओवर हियर। इफ यू सी दैट्स ऑलमोस्ट 7.4, 7 point something right over here. Now afterwards I have my final point right over here, so I'll align it with my center of enlargement. It's almost 2.5, 2.5 को भी आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, that would be 5। अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने लेना है एंड यू वुड एंड अप समवेयर हियर, एंड दैट्स योर फाइनल इमेज पॉइंट। यहाँ पर मेरे इमेज पॉइंट्स आ चुके हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट देम एंड दैट्स माय ट्रायंगल। तो ये एक इनलार्ज ट्रायंगल है। अगर आप नोटिस करें, आपने पहले भी जब पॉइंट्स पिक किए थे यहाँ से और इमेज ड्रॉ की थी, तब भी आप सेम कंडीशंस के ऊपर ही ड्रॉ कर रहे थे अपने आंसर को। तो आपकी प्लॉटिंग एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, आपका आंसर सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि ये मेथड रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग है और जल्दी से आपको आंसर दे देगा, बट द प्रीवियस वन वाज अ बिट मोर टाइम कंज्यूमिंग, इट वाज अ बिट लॉन्गर। वहां पर आंसर में थोड़ा सा डिले आ जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। So I would personally recommend you to use this method. अब यहाँ पर एक लॉजिक आपने याद रखनी है हमेशा, जब भी कभी आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर होगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज will be on the same side. While in case अगर मेरे पास k की वैल्यू नेगेटिव है, it could be like -4, it could be -8 or anything, but since it is negative, we would say that the object and image will be on the opposite side. अब सवाल ये बनता है कि मैं किस हिसाब से या किस डायमेंशन पर सोचते हुए ये कह रहा हूँ that they are going to be on the same side or they are going to be on the opposite side. किस तरीके से मैं ये जज कर पा रहा हूँ? So the center point or the center of enlargement is the deciding factor. Like मेरे पास center of enlargement अगर यहाँ पर है and if I am having my object over here, the image would be on the same side. आपको सेम साइड पर ही आपकी इमेज नजर आएगी। It could be like enlarged, it could be small, but it would be on the same side. सेम साइड पर होना जरूरी है। Now the next one was with k negative. अगर k negative है तो उस केस में आपको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट अभी भी नजर आ रहा है। You have your object point over here, but the image would be on the opposite side. अब इमेज बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन ऑपोजिट साइड पर होगी। सो इफ यू सी with k negative they are on the opposite side, but with k positive they are on the same side. तो ये आपकी लॉजिक है। इस लॉजिक को यूज करते हुए आप अपने enlargement फैक्टर को यूटिलाइज करते हैं टू फिगर आउट द इमेज पोजीशन, कि आपकी इमेज बनेगी कहाँ पर। नाउ कैरिंग दिस लॉजिक फॉरवर्ड, तो अब एक केस ट्राई करते हैं जहां पर मुझे k नेगेटिव गिवन है। सो आई हैव माय सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओवर हियर एंड आई हैव माय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड राइट हियर। दे आर सेइंग दैट k इज -2। अब k -2 है और मुझे बनानी है अपनी इमेज। अगेन स्केल वाले मेथड को यूज करूंगा मैं और इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। नाउ सिंस k इज -2, आई एम प्रीटी श्योर कि अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड पर है तो इमेज ने ऑपोजिट साइड पर होना है बिकॉज ऑफ -k. So I have my scale over here. This is the distance from the first point until my center of enlargement. So it's almost
1.5, हमने 1.5 को अगेन डबल करना है बिकॉज ऑफ k बीइंग 2। नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि आपका पोजीशन क्या रहेगा इमेज और ऑब्जेक्ट का। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द वैल्यूज। जब आप वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ नंबर को यूज करेंगे। सो दैट्स 3। अब मेरा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी, राइट ओवर हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर टू द ऑपोजिट साइड। तो मैंने 3 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड पर ट्रेवल करना है एंड दैट वुड बी माय फाइनल पोजीशन। I have arrived over here. Now I am going to repeat the process for the other points as well. तो यहाँ पर मेरा second point आ गया है right over here. It's almost 2.3. तो हम 2.3 को again double करेंगे, that would be almost 4.5, 4.6. तो अब मैंने अपने center of enlargement से 4.6 का distance cover करना है and I would reach right over here. Finally, I am going to do the same with my third and last point, which is right over here. Now, I have the distance as 3.5. I'm going to double it and that would be 7. तो आपने अपने center of enlargement से 7 centimeter travel करना है, which would be somewhere here. Let me just align it. Okay, so this is my center of enlargement and it is going to be 7 centimeter right over here. तो हम कुछ इस लोकेशन पर पहुंच गए। I'm going to complete my triangle connecting all 3 points and that would be my final image. अब आपने अगर k फाइंड करना है और आपको ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन है तो आप k बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। Let's just take up an example of this particular figure. तो हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मौजूद है। We have the center of enlargement over here. We have the object and we have the image as well. अब मुझे k फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये ऑब्जेक्ट और इमेज देखकर बताएं कि k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। Yes, what do you people think? k पॉजिटिव या नेगेटिव? Yes, any one of you? This is my center of enlargement. ऑब्जेक्ट एक साइड पर है और इमेज ऑपोजिट साइड पर रखी हुई है। सो सिंस बोथ ऑफ देम आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, तो k ने डेफिनेटली फॉर श्योर नेगेटिव होना है। तो k नेगेटिव हो गया है। अब k की वैल्यू कितनी होगी ये चेक करने के लिए आप कोई भी एक डायमेंशन पकड़ें, लाइक एक लाइन पकड़ें ऑब्जेक्ट पे से और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पिक करें इमेज पे से। लाइक आई हैव दिस लाइन ओवर हियर हैविंग 2 units and I am having the corresponding line over here having 4 units. तो आपने क्या करना है, आपने इमेज लेंथ को डिवाइड करवाना है ऑब्जेक्ट लेंथ से। That would actually give you the value for k. k हमारे पास नेगेटिव था, पोजीशन देखकर समझ गए हम। अब वैल्यू कैसे आ गई हमारे पास? It would be 4 divided by 2. तो हम कैंसिलेशन करेंगे एंड वी लैंड अप एज k -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड। यस, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम? Okay, now we are moving on to the last case of transformation enlargement, and that is to find the center of enlargement. Now center of enlargement find करने के लिए तरीका ये है कि आपको already object और image given होंगे। Now the object and image are already given. हमें एग्जामिनर ये कह रहे हैं that we need to find the center of enlargement.
सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करना काफी इजी है। आपने सिर्फ क्या करना है, यू नीड टू कनेक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं इनको आपने पिक करना है और कनेक्ट करना है एक स्ट्रेट लाइन से। लाइन को आप आगे और पीछे दोनों तरफ ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। Now we'll repeat the process for each and every single corresponding point pair. तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया है और ये तीसरा पॉइंट पेयर है right over here. So I'm going to connect all of them with lines और मुझे एक जगह पर ये सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ जाएंगे and that would be my center of enlargement. तो ये enlargement फाइंड करने का एक प्रोसेस है जिससे कि आप सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड कर लेंगे विद अ सिंगल स्टेप। आपने सिर्फ लाइंस मार्क करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की, जहां पर भी वेदर बी इट अहेड और बैकवर्ड्स, जहां पर भी वो लाइंस कनेक्ट होती हैं, दैट वुड बी माय सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। आई होप दिस इज लाइक परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम जा रहे हैं अपने एक और माइन्यूट कॉन्सेप्ट की तरफ रिगार्डिंग इनलार्जमेंट, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है राइट ओवर हियर एंड आई नीड टू डेवलप एन इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और मुझे k गिवन है एज -1/2। Now I have the value of k as negative and half. तो मैंने क्या करना है, मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी, वही सेम लॉजिक यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है एज इट इज, दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई वुड टेक अप दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी लेंथ आ रही है एज ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट विद द स्केल फैक्टर वैल्यू एंड इट वुड गिव मी 1। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड पर जाना होगा मुझे, और 1 सेंटीमीटर ऑपोजिट पर जाकर मैं इस लोकेशन पे रुक जाऊंगा। नाउ आई विल रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग पॉइंट्स एज वेल। So I'll take up the distance from here until the center of enlargement. It's almost 3. तो 3 का भी हम कर लेंगे half and that would be 1.5. So I'll go opposite from my center of enlargement and reach 1.5 centimeter over there. आखिर में मेरे पास जो फाइनल पॉइंट है उसके लिए मुझे इमेज ड्रॉ करना होगा। So I'll pick up the length from center until here. It's almost 2 centimeter. So I'll go in the opposite direction because of negative k, and I'll go 1 centimeter in the opposite direction. तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर से इमेज ड्रॉ हो गई है एंड दिस वुड बी माय फाइनल इमेज। तो इस तरीके से मेरी फाइनल इमेज ड्रॉ हो गई है। नाउ द गुड न्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कि लास्ट टाइम 2017 में असेस हुआ था, उसके बाद से असेस नहीं हुआ है, जहां पर आपकी इमेज एक्चुअली छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। सो दिस इज नॉट इनलार्जमेंट, एक्चुअली इट्स टू डिमिनिश द ऑब्जेक्ट। जो आप ऑब्जेक्ट को डिमिनिश करके इमेज बनाते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्दो इट इज लाइक रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम इनलार्जमेंट, लेकिन फिर भी एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट को इनलार्जमेंट के साथ असेस करते हैं और इनलार्जमेंट के नाम से ही असेस करते हैं। So you need to be very clear with each and every single thing of enlargement, whether be it of negative k, positive k, how to find k, how to find center of enlargement, and how to deal with smaller images or larger images. कहीं पे image बड़ी बन रही है, कहीं पे image छोटी बन रही है object से। So you need to be very clear with each and every single thing which is being taught today. तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि enlargement हो गई है complete। एक आखिरी फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ऑल्दो अगेन ये फार्मूला भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रहा नहीं है पिछले सालों में, बिकॉज इट वाज लास्ट असेस्ड इन 2014. सो द फार्मूला इज k² इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इमेज
divided by the area of object. So what the examiner used to do with these type of questions was कि वो आपको k की वैल्यू दे देंगे. लेट्स से उन्होंने कहा भाई k आपके पास है 4, साथ में वो कह रहे हैं कि इमेज जो है एरिया में एक्चुअली 1000 है and we need to find object's area. So what I would do is I would keep the formula as k square is equals to area of image divided by area of object. So it would be 4 square is equals to 1000 divided by area of object, and that would give you 1000 divided by 16. Generally it used to be assessed in paper 2, लेकिन अब क्योंकि लाइक काफी सालों से आ नहीं रहा है तो अभी इसका कोई आपको लाइक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं मिलेगा 7 to 8 years में, लेकिन जनरली इट यूज्ड टू बी असेस्ड इन पेपर 2. हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होगा वेदर बी इट IGCSE और ओ लेवल्स. तो आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट इन करोगे एंड यू एंड अप गेटिंग योर फाइनल आंसर फॉर द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एनलार्जमेंट. यहाँ पर एनलार्जमेंट हो गई है कंप्लीट. साथ में हम ट्रांसलेशंस भी कवर कर चुके हैं. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आप लोगों की कंफर्मेशन चाहिए होगी वेदर यू ऑल आर लाइक परफेक्टली क्लियर विद एवरीथिंग फॉर टुडे, या जो कुछ भी पढ़ा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. यस, ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद एवरीथिंग. ओके, परफेक्ट. तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे. ओके, मैं आई जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन. बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है k स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. आपके पास k 4 गिवन है, इमेज का एरिया 1000 गिवन है, ऑब्जेक्ट का एरिया आपने फाइंड करना है. So what you are going to do is you are going to put up the values of k as 4, area of image as 1000, and then you just square it up और values को manipulate करके you'll get your area of object. We actually have 4 type of transformations, Sameer. हमारे पास 4 टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. We are done with 2 of them today. जो नेक्स्ट 2 हैं वो इंशाल्लाह संडे की क्लास में कवर करेंगे. तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी संडे को. See you then. Take care. Allah Hafiz.